हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर बात की थी अबाउट हाउ टू कैलकुलेट केपी एंड केसी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जहां पे हम लोगों ने पहले टाइप ऑफ रिएक्शन देखी थी जिनके लिए डेल्टा एन जी कितना होता है 0। तो हमने देखा था कि कैसे हम एक प्रोसेस हमने सीखा था केपी और केसी कैलकुलेट करने के लिए। पहले हम मोल्स लिखते हैं इनिशियल, फिर हम इक्विलिब्रियम पे मोल्स लिखते हैं। केसी निकालना है तो हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, और अगर केपी निकालना है तो हम हर कंपोनेंट का प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। एक तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने देख लिया था कि अगर आप इस रिएक्शन के लिए reaction was 2HI gas in equilibrium with H2 gas plus I2 gas। ठीक, इसके लिए हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी। तो जो Kc और Kp दोनों की वैल्यू यहां पर इक्वल आएगी, और वैल्यू कितनी आ रही थी आपके पास x अपॉन ट्वाइस ऑफ a माइनस एक्स इंटू होल स्क्वायर। सही है। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीख लिया था। चलिए इसके ऊपर हमें अब क्वेश्चंस करने, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हमें इनका एक ग्राफिकल यूज और सीखना है ना। ग्राफ्स आपको कई बार केमिकल इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ्स रीड करने होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से रीड करना आना चाहिए, वरना उनमें आप मिस्टेक कर सकते हो। ध्यान से देखें क्या करना है आपको। आप ये देखें कि इधर हम लेकर चल रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, यहां पर हम लेकर चल रहे हैं टाइम। जैसा कि आपको दिख रहा है टाइम t इक्वल टू 0 पर सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट होगा, एच आई। ये दोनों कितने होंगे, 0। और जब आप इक्विलिब्रियम पे आ जाओगे तो मान लो इसमें से गए x मोल्स, तो बताओ इसके मोल्स कितने बनेंगे, x/2, और इसके भी मोल्स कितने बनेंगे, x/2 ही बनेंगे ना। तो काम की बात क्या है कि सिंस इन दोनों के मोल्स सेम है हर टाइम पर, क्योंकि जो भी बन रहा है वो एच आई से ही बन रहा है, तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या रहेगी, सेम। यानी जब मैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन वाला ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे H2 और I2 के लिए अलग अलग ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों का ग्राफ क्या होगा, एक ही बनेगा। तो हम एक ही ग्राफ से दोनों की कंसंट्रेशन को डिनोट कर सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पर रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बनाएं, रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट कौन है, HI। टाइम के साथ साथ इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज, और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो बताओ इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट। सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज, और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो वो भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो ये इंडिकेटिव ग्राफ्स है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये ग्राफ्स कट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, और एक पॉइंट पर आकर मर्ज भी हो सकते हैं। बताओ ये ग्राफ हम किसके लिए लिखेंगे, HI के लिए, और ये ग्राफ हमारा किसके लिए प्रेजेंट होगा, H2 और I2 के लिए। सही है, लिख सकते हैं। चलिए तो एक तरीका तो ये है। दूसरा, अगर मैं इसी रिएक्शन को उल्टा कर दूं, क्या कर दूं, उल्टा मतलब रिएक्शन को ऐसे लिख दूं, अब H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। ठीक है, एक तो देखो आपने रिएक्शन को उल्टा कर दिया है, तो Kp Kc की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। खैर अभी मैं यहाँ पे Kp Kc की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ग्राफ से डील करवाना सीख रहा हूं। अब यहाँ पर क्या है, दो केस बन सकते हैं, H2 और I2। ऐसा हो सकता है कि H2 और I2 दोनों की इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या हो, सेम हो। जब दोनों की इनिशियल कंसेंट्रेशन सेम है, मान लो इसमें से गया x मोल, इसमें से भी कितना जाएगा, x मोल, और HI कितना बन जाएगा इस बार, वो आपका 2x मोल बन जाएगा। बोलो बनेगा। तो आप यहां पर देखें डिफरेंस यहां पर क्या क्रिएट होगा, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इस बार रिएक्टेंट कौन है, H2 और I2 है। कौन है, H2 और I2। तो अगर हम यहां पर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएं तो बताओ ग्राफ कैसे बनेगा। क्या मुझे H2 और I2 के लिए अलग अलग ग्राफ बनाना पड़ेगा, नहीं ना, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हर टाइम पर क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो फिर से मैंने एक ही ग्राफ से डिनोट कर सकते हैं, ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ बेसिकली H2 और I2 दोनों की ही वैल्यू को दे रहा है, दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो। और जो प्रोडक्ट के लिए ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ HI की कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट कर रहा होगा। लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता है जब H2 और I2 दोनों की इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या हो, अलग अलग हो। मतलब केस ये हो जाए कि H2 गैस है प्लस आपके पास I2 गैस है, दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम विद 2HI गैस। तो आप देखें, अगर मैं यहाँ पर H2 की कॉन्सेंट्रेशन को A और I2 की कॉन्सेंट्रेशन को B ले लूं, तो जब हम इक्विलिब्रियम पर आएंगे, मान लो इसमें से गया x, इसमें से भी जाएगा x, और ये कितना बनेगा, 2x। तो अब डिफरेंस क्या है, अब आप H2 और I2 को एक ग्राफ से डिनोट नहीं कर सकते हो, आपको तो अलग अलग ग्राफ प्लॉट करने होंगे। तो अगर हम फिर से यहां पर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ्स को प्लॉट करें
तो आपको ये देखना होगा कि ए और बी में से ज्यादा कौन है। तो बोलो अभी तो हम मान लेते हैं कि लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इज ग्रेटर देन I2 है। चलिए तो फिर से देखें, ग्राफ बनेंगे अलग अलग। जैसे ये पॉइंट है, मान लो ये A है, तो ये ग्राफ जो होगा वो किसके लिए होगा, H2 के लिए होगा। सही है। मान लो B ये पॉइंट है I2 की कंसेंट्रेशन, तो उसका ग्राफ भी कुछ ऐसा होगा, क्योंकि दोनों में से अमाउंट जो जा रहा है वो सेम जा रहा है, X और X। तो दोनों के जो ग्राफ का नेचर आएगा वो भी एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम। जो चेंज आएगा, जो रेट होगी वो भी ऑलमोस्ट क्या होगी, सेम होगी। वहीं अगर आप HI के लिए बात करो तो HI का ग्राफ हो तो प्रोडक्ट है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और जहां पे सबकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है, बताओ वो आपकी कौन सी स्टेट को दिखा रही होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट को दिखा रही होगी। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको यहाँ पे कुछ याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना, जाने दो। क्यों याद रखेंगे, सीखना है आपको सिर्फ ये कि आपको अलग अलग तरीके से ग्राफ पढ़ने आने चाहिए। ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। तो इस तरह से भांति भांति डिफरेंट टाइप के ग्राफ से आपको डील करना पड़ सकता है। चलिए ये तो इसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट, आप ये ग्राफ्स कॉपी कर लें फटाफट से, ताकि हम लोग इसके ऊपर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल्स करें और फिर मूव करते हैं अपनी अगली रिएक्शंस पर, जिनके लिए डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0 हो सकता है। चलो तो आओ स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपके सामने है, दिख नहीं रहा होगा अभी, लो अब आपको ये दिखने लग गया है। देखिए पहला क्वेश्चन सिंपल, अभी क्योंकि मैंने आपको डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 वाली रिएक्शंस पढ़ाई है तो हम उन्हीं के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है, एक बार एक प्रोसेस आप सीख चुके हो तो आप किसी भी रिएक्शन पर उसको अप्लाई कर सकते हो। देखें, फॉर द रिएक्शन x गैस प्लस y गैस गिव्स 2z गैस, I2H2 को हमने xy और HI को z से रिप्लेस कर दिया। कह रहा है 2 मोल ऑफ x है, 1 मोल ऑफ y है एंड 1 मोल ऑफ z आर प्लेस्ड इन अ 10 लीटर वेसल। अब आप ध्यान दें, यहाँ पर अभी तक हमने जो केस पढ़ा था उसमें क्या रहता है, हम रिएक्टेंट लेकर चल रहे थे, सिर्फ प्रोडक्ट को कितना मानकर चल रहे थे, 0। लेकिन ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है, यही उस क्वेश्चन का सोल एम है आपको सिखाना कि यहाँ पर शुरुआत में ही सब कुछ लिया गया है। तो रिएक्शन है x गैस प्लस y गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2z गैस। ठीक है, यहाँ पर 2 मोल x लिया गया है, तो अभी हम टाइम t इक्वल टू 0 पर हैं, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है। 1 मोल y लिया गया है और z भी ले लिया गया पहले से ही, 1 मोल z, और इन अ 10 लीटर वेसल एंड अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम इफ फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ z इज 0.2 मोलर, देन कैलकुलेट Kc फॉर द गिवन रिएक्शन। चलिए पहले तो इस क्वेश्चन के डायमेंशंस को डिस्कस करते हैं। डायमेंशंस का मतलब देखो, रिएक्टेंट भी है, प्रोडक्ट भी है। कुछ लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बोलते हैं कि क्या बोलेंगे कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो 2 में से चला जाएगा x, 1 में से जाएगा x, क्योंकि 1 मोल के लिए 1 मोल, तो x मोल के लिए इसका x मोल काम में आ जाएगा। सिंस इसके 1 से इसका 2 बनता है तो इसके x से इसका कितना बनेगा, 2x। अच्छा एक और छोटी सी चीज, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर ये x क्यों लिया, x के लिए ही क्यों लिया, मतलब y के लिए ले सकते हैं, किसी के लिए भी ले लो। देखो ना तो ये पूरा खत्म होगा ना ये पूरा खत्म होगा, क्योंकि क्या आने वाला है, इक्विलिब्रियम। तो किसी भी एक के रिस्पेक्ट में बात कर लो। जैसे मैंने मान लिया कि इसके x मोल गए, अब इसके x मोल के हिसाब से इन सब से बात करो। इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, तो इसके x मोल के लिए इसका भी x मोल चाहिए होगा। इसके x मोल से ये कितना बनेगा, 2x बनेगा। सही है। अब कुछ लोग यहाँ से सॉल्व करने लग जाएंगे, उनका जो आंसर आएगा वो आएगा गलत। भाई साहब एक बात बताएं मुझे, आप सिंपल सी बात बताएं, आपसे किसने कहा ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी? किसी ने नहीं कहा ना, कहीं लिखा हुआ है ऊपर, तो आप खुद से कैसे मान सकते हो? आपको क्या पता है रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी, क्या रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा सकती है? जा सकती है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में जब कुछ नहीं जाता, पहले डिसाइड करने की कोशिश करो। जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट सबके अमाउंट दिए हुए हैं तो आपको पहले सोचना होगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही होगी या फिर बैकवर्ड जा रही होगी। इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। कैसे पता? चलिए एक बार सरसरी निगाहों से, सरसरी का मतलब समझते हैं आप, तेज निगाहों से वापस पढ़ते हैं। Placed in a 10 liter vessel and allowed to reach equilibrium if final concentration of Z is 0.2 मोलर। बताओ Z आपने शुरू कितने से किया था? 1 मोलर से। ठीक है, 10 लीटर का फ्लास्क है, तो सबसे पहले ये तो सबके मोल्स हैं, आप निकालें कॉन्सेंट्रेशंस। कौन सी कॉन्सेंट्रेशंस? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस। सही है। तो बताओ इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? मोल्स अपॉन वॉल्यूम 0.2, 0.1 और ये कितना होगा? 0.1।
अब आप यहाँ से हिसाब लगाएं, जब आपने रिएक्शन शुरू की थी तो ये 0.1 मोलर था, इक्विलिब्रियम पर ये 0.2 मोलर हो चुका है, तो रिएक्शन कहाँ जा रही होगी, फॉरवर्ड। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर तो केस ये हो गया कि जो आपने मान लिया वो हो गया, बट हर जगह ऐसा हो वो जरूरी नहीं है। तो ये रिएक्शन आपकी किधर मूव कर रही है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड मूव नहीं कर रही है। वो मैं गलत बोल गया था क्योंकि मैंने इनको मोल्स कंसिडर कर लिया था, लेकिन सॉल्व करते करते मुझे ध्यान आया कि तो कॉन्सेंट्रेशन है। तो पहले आप सम की कॉन्सेंट्रेशन निकालें, तो Z की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है और इक्विलिब्रियम पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 हो चुकी है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही होगी। तो अगर हम एट इक्विलिब्रियम बात करें तो मान लो इक्विलिब्रियम पर इसमें से गया x, तो बताओ इसमें से भी कितना जाएगा x, और ये कितना बनेगा, 0.1 तो पहले से था प्लस 2x और बन जाएगा होगा। और अब नए जो इक्विलिब्रियम आया उस पर z की नई कॉन्सेंट्रेशन 0.2 आनी चाहिए। तो देखो यहां से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.1/2 विच इज 0.05। सही है, तो देखो 0.2 में से 0.05 गया तो ये कितना बचेगा आपके पास, 1.95। ठीक है, ये कितना बचेगा 0.05 और ये तो 0.2 है ही, है ना। तो बताओ इस रिएक्शन के लिए अगर हम Kc लिखें तो Kc का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Z होल स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X विच इज 1.95, सॉरी 1.95 नहीं 0.95, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, 0.95 बचेगा और इनटू क्या बन जाएगा 0.05। इस वैल्यू को सॉल्व करके हम इस रिएक्शन का Kc कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन बेसिकली बैकवर्ड नहीं जा रही थी, फॉरवर्ड ही जा रही है। तो आपको पहले डिसाइड करना होगा, हमेशा ये फॉरवर्ड जाए जरूरी नहीं है। मान लो अभी तो ये 0.2 हो गया, मान लो ये 0.05 हो जाता तो फिर Z कम हो रहा होता तो फिर हम रिएक्शन को इधर लेकर चलते, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाकर क्या होता, आपका इक्विलिब्रियम सेट होता। तो मेरी एक बात का आप ध्यान रखें, न्यूमेरिकल्स जब भी करें, अगर आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सबके अमाउंट दिए हैं तो पहले ये डिसाइड करें कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही होगी या फिर बैकवर्ड जा रही होगी। सही है, चलें आगे। चलो तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि अगेन इसी का एक सिंपल एप्लीकेशन है। मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, बहुत आसान है लेकिन एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे आपको यहाँ पर सिखानी होगी। चलिए फटाफट से ट्राई करें, फिर हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा स्पेशल क्या है, ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस कैलकुलेशन वाली पार्ट है। मुझे उम्मीद तो है कि आपने वो कर लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, ऑन स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ HI इन अ 2 लीटर कंटेनर, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसी एट इक्विलिब्रियम इफ Kp फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ HI 16। तो आपसे कह रहा है कि आपके पास HI गैस है, ये HI गैस डिसोसिएट होकर क्या बनाएगी बताओ, H2 गैस प्लस I2 गैस। जिस कंटेनर में रखा है उस कंटेनर का वॉल्यूम 2 लीटर है। आपने शुरुआत की थी 1 मोल HI से, ठीक है, तो नीचे इसका 1 मोल था। बताओ जब इक्विलिब्रियम पर आओगे, मान लो इसमें से गए x मोल्स। अब बताओ अगर इसमें से x गए, देखो इसके दो तरीके होते हैं। कुछ लोग यहाँ 2x से कर लेते हैं कि 1 में से 2x गया, तो आप वैसे भी कर सकते हो। उसमें क्या होता है, अब 2 से 1 बन रहा है तो 2x से x बनेगा और x बनेगा, वो आपकी इच्छा है, आप जैसे भी करना चाहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बात है, मैं x से करता हूं ताकि मिस्टेक के चांसेस कम हो जाए मेरे। तो आप देखिए 2 से कितना बनता है 1 मोल, बताओ x मोल से कितना बनेगा x/2 मोल, और ये भी कितना बनेगा x/2 मोल बनेगा। चलिए ये तो आ गए सबके मोल्स। अब आपसे बोल रहा है कि आपको हर स्पीसी की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन बतानी है। तो देखो ये सब तो आए मोल्स एट इक्विलिब्रियम, और आपको बतानी है सबकी कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो यहां पर है ना एक मिस्टेक होती है, बताऊंगा मैं आपको क्या होती है। चलिए पहले तो हम क्या करते हैं, इसके लिए Kp दिया हुआ है आपको 16, तो क्योंकि रिएक्शन का डेल्टा Ng 0 है, Kp Kc दोनों की वैल्यू कितनी होती है 16। अब लोग क्या करते हैं, जब आप Kc लिखोगे इसके लिए, तो अगर आप यहाँ वॉल्यूम से डिवाइड भी करो भी नहीं यहाँ पर, तो भी V कैंसिल होता है, इसलिए V का रोल यहाँ आएगा नहीं। लेकिन आपसे फाइनली पूछी क्या है, कंसंट्रेशन। तो आपको जब x मिलेगा तो आप यहीं से आंसर दे दोगे, आप यहाँ जाओगे ही नहीं जल्दबाजी में। इसलिए ध्यान रखें, मैं आपको पहले ही बोला था लास्ट क्लास भी कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वॉल्यूम से डिवाइड करना। तो ये 1 - x/2, ये बन जाएगा x/4 और ये बन जाएगा x/4, है ना।
वॉल्यूम 2 लीटर से आप इनको डिवाइड कर दो तो आपको सबकी कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी। अब आप देखें, अब अगर इसमें से रिएक्शन के लिए मैं Kc लिखूं तो Kc इक्वल टू 16 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ I2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI होल स्क्वायर। बोलो बनेगा। ध्यान देना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो एक 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर के। या फिर थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये भी स्क्वायर 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो 16 इज इक्वल्स टू, अब इसको ना सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, बस मुझे आपको कैलकुलेशन ही सिखानी है। एक तरीका तो क्या है कि आप इसको इधर भेज के क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो, समझ रहे हो, मतलब आप लिखोगे क्या 64 इंटू 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। फिर आप ये क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करोगे। अगर आप इस तरीके से गए हो तो आज के बाद मत जाना, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये टर्म भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। मैं इस वैल्यू को x अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लो, तो आप जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे ये वैल्यू बनेगी 4 इज इक्वल्स टू x अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स होगा। चलिए मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन गया, 4 2 जा 8, 8 माइनस 8x इज इक्वल्स टू x। तो यहां से आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 8/9। और अगर आपको x की वैल्यू 8/9 मिल गई तब आपको सबकी कॉन्सेंट्रेशन मिल चुकी है। देखिए यहां पर HI की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 1 माइनस 8/9, तो ये बन जाएगा 1/18 मोलर। ये कितना बन जाएगा, 1/4 इंटू 8/9, ये बन जाएगा 2/9 मोलर, और ये भी कितना हो जाएगा 2/9 मोलर। सही है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको इक्विलिब्रियम पर मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, कभी भी आप ऐसे एक्सप्रेशन में पहुंचो तो एक बार जरूर चेक कर लो कि दोनों साइड परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अगर दोनों साइड परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो आपका काम आसान हो जाएगा, आपको ऐसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब और क्वेश्चन अभी हम करते हैं, आपको डीपीयू में और क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, फिर हम उनको डिस्कस भी करेंगे। अभी हम चलते हैं आगे। अभी हमने बात की उन रिएक्शंस के लिए जिनका डेल्टा Ng क्या है, इक्वल टू 0 है। तो देखते हैं डिफरेंस उन रिएक्शंस के लिए क्या होगा जिनका डेल्टा Ng लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0 होता है। आओ बढ़ते हैं आगे और अपना अगला केस कवर करते हैं। देखिए क्या है अपना अगला केस, हेडिंग डालें आप, सेकेंड पार्ट, दैट इज रिएक्शंस विद डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0, है ना। आप ध्यान दें, मैं जैसे आपसे कहता रहा हूं, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ एक प्रोसेस को फॉलो करना है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास सीखा था। तो मेरा एग्जांपल हम ले लेते हैं रिएक्शन के लिए, PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। सही है। चलिए वही कहानी, टाइम t इक्वल टू 0 पर मान लो आपके पास सिर्फ PCl5 प्रेजेंट था, ये 0 ये 0। जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा तो हम मोल्स निकाल लेते हैं इक्विलिब्रियम पर। मान लो इसमें से गए x मोल्स, उसके 1 से 1 बनता है तो x से बनेगा x, और Cl2 भी कितना बनेगा, x मोल बनेगा। ये तो है मोल्स। मोल्स से आप क्या निकालो, कॉन्सेंट्रेशन। क्या निकालोगे, कॉन्सेंट्रेशन। बताओ कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर आप इस रिएक्शन के लिए Kc लिखेंगे, Kc, तो बताओ Kc का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 बनेगा ना। रखें वैल्यूज, ये x बाई वी, ये x बाई वी, x बाई वी इंटू एक्स बाई वी अपॉन PCl5, ये कितना हो गया, a माइनस एक्स अपॉन वी। देखो v से v कैंसिल, बताएं Kc की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू वी के। बोलो लिख सकते हैं। तो ये आ गया Kc का एक्सप्रेशन। अब ध्यान से देखें, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, पिछले केस में जहां डेल्टा Ng 0 था वहां आपने देखा था कि Kc के एक्सप्रेशन में कहीं भी v नहीं आ रहा था। तो अगर आप बाई चांस v से डिवाइड नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फर्क पड़ता है, यहाँ बहुत फर्क पड़ता है।
क्योंकि केसी के एक्सप्रेशन में कौन आ रहा है, वी आ रहा है। सही है, कुछ याद नहीं रखना, ना ये याद रखना ना ये याद, ये प्रोसेस आपको समझना है जो कि बहुत ही आसान है। चलिए, अगर मुझे यहीं पे केपी कैलकुलेट करना पड़े तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। बताओ इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स कितने होंगे, कितने हो जाएंगे, a प्लस एक्स, सबके मोल्स को ऐड कर दो, होगा। अब अगर आप इसके लिए केपी लिखना चाहते हो तो बताओ केपी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। सही है। अब एक तो क्या है कि आप अलग से कैलकुलेट करो सबके पार्शियल प्रेशर, ये छोड़ो ना, आपको मैं डायरेक्ट इक्वेशन में रखना सिखाता हूँ, है ना। आपको क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, तो देखो डायरेक्ट यूज क्या करो, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या होता है, PCl3 का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और बताओ PCl3 का मोल फ्रैक्शन क्या बनेगा, PCl3 के मोल्स, हाँ, डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो आप ऐसा करो ना, यही लिखो डायरेक्ट। मान लो टोटल प्रेशर P है, तो आप क्या लिखोगे, PCl3 का प्रेशर, PCl3 के मोल्स x अपॉन टोटल मोल्स विच इज a प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर P। बस खत्म। आपको Cl2 का पार्शियल प्रेशर लिखना है, तो बताओ Cl2 के मोल्स x अपॉन टोटल मोल्स a प्लस एक्स इंटू P। ऐसे लिखना सीखो, स्पीड बढ़ेगी। PCl5 का पार्शियल प्रेशर, तो PCl5 के मोल्स a माइनस एक्स अपॉन टोटल मोल्स a प्लस एक्स इंटू P। बना तो देखो, P से हो गया P कैंसिल, हो गया। चलिए अब लिखते हैं हम KP का एक्सप्रेशन, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, ये नीचे वाले a प्लस एक्स है, एक a प्लस एक्स भी उड़ा दो, तो x इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इंटू P अपॉन ये a प्लस एक्स और ये a माइनस एक्स मल्टीप्लाई करके क्या बनेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन के लिए क्या कर सकते हो, केपी लिख सकते हो। देखो अभी ना आप सिर्फ लिखना सीख रहे हो, अभी 2-3 लेक्चर के बाद ना इनमें से कई एक्सप्रेशन आपको एज इट इज यूं के यूं याद हो जाएंगे। जैसे ये वाला है, ये आपको ऐसे कैसे याद हो जाएगा। अभी इसी में एक और टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, उसका केपी भी आपको एज इट इज याद हो जाएगा, चिंता मत करो। आपको 1% एफर्ट नहीं डालना होगा, आपको खुद अपने आप याद होगा। तो ये लिख लिया इसका केसी का एक्सप्रेशन, ये लिख लिया केपी का एक्सप्रेशन। अभी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, क्वेश्चन आएगा आपको इसी प्रोसेस को एज इट इज फॉलो करना है। समझ रहे हैं। चलिए तीसरी चीज ग्राफ्स, तो ग्राफ्स भी प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर। बताओ अगर हम इनके लिए कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ बनाएं तो अब आप अच्छे से समझ चुके हैं। PCl5 रिएक्टेंट, PCl3 Cl2 प्रोडक्ट, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है। तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ्स प्लॉट करें तो बताओ PCl5 का ग्राफ तो कैसा बनेगा, क्योंकि वो तो रिएक्टेंट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी और इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो ये ग्राफ तो बन गया PCl5 के लिए, और PCl3 Cl2 का ग्राफ सेम बनेगा। तो ये ग्राफ आपका बन गया PCl3 या Cl2 दोनों के लिए। सही है। तो ये था एग्जांपल, रिएक्शन विद डेल्टा Ng क्या होता है, ग्रेटर देन 0। चलिए अब आपने ये कर लिया है तो मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूं। ये एक रिएक्शन है, ध्यान देना। N2O4 गैस चेंजेस टू 2NO2 गैस। देखो अगर आप इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng निकालो तो वो भी ग्रेटर देन 1 आ रहा है, सॉरी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 1 इक्वल, ये भी डेल्टा Ng 1 है इसका। चलो मैं आपको छोटा सा काम दे रहा हूँ, तो ये कॉपी कर लो आप। उसके बाद मुझे आप इस रिएक्शन के लिए Kp का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके बताओ। क्या कैलकुलेट करके बताओ, Kp का एक्सप्रेशन। फटाफट से कैलकुलेट करो। एक तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया है, एक आपको ये और कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर इनको हम दोबारा आगे और यूज करेंगे, वहां पर मैं आपको इनको याद भी करवाऊंगा, अभी नहीं करवाऊंगा। अभी तो सिर्फ आप कैलकुलेट करके देख लो कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो आप देखें इनकी वैल्यू सेम ही आएंगी, मतलब डिफरेंस सिर्फ एक नंबर का आएगा, दैट इज 4। आई होप आपने कैलकुलेट किया होगा। आओ एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अगली रिएक्शन, दैट इज जिनके लिए डेल्टा Ng लेस देन 0। देखिए रिएक्शन क्या थी हमारी, रिएक्शन थी N2O4 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2NO2 गैस, ठीक है। चलिए टाइम t इक्वल टू 0, तो टाइम t इक्वल टू आपने 0 पे शुरू किया, मान लो इसके a मोल्स थे, इसके 0, और जब आप इक्विलिब्रियम पर आ जाओगे तो बताओ a में से कितना गया होगा, x, ये कितना बना होगा 2x। तो बताओ टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, फिर से कितने आ गए, a प्लस एक्स, है ना, वहां पर भी a प्लस एक्स ही आए थे। अब जब आप इस रिएक्शन के लिए
कंसंट्रेशन लिखोगे एट इक्विलिब्रियम तो आपको सबको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, वॉल्यूम से। और जब इस रिएक्शन का आप Kc लिखोगे, चलो हम Kc नहीं लिखते हैं, Kc लिखना तो आसान है, हम तो Kp की बात करते हैं, Kp, ठीक है। तो ये मोल्स ही हैं आपके इक्विलिब्रियम पे। तो आप Kp लिखोगे तो बताओ Kp कैसे लिखोगे, Kp का एक्सप्रेशन बनेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। सही है। अब जब आप पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 निकालोगे तो कैसे निकालोगे, NO2 के मोल्स 2x अपॉन टोटल मोल्स A प्लस x होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ क्या लिखोगे बताओ आप, N2O4 के मोल्स A माइनस x अपॉन टोटल मोल्स अगेन A प्लस x। हाँ, P से मल्टीप्लाई कौन करेगा मेरे दोस्त, इंटू P। नहीं मैं चेक कर रहा था, आप चिंता मत करो, है ना। तो देखो ये P स्क्वायर से एक P कैंसिल, A प्लस एक्स के स्क्वायर से A प्लस एक्स का एक स्क्वायर कैंसिल। तो देखो 2x का स्क्वायर क्या बनेगा, 4x स्क्वायर अपॉन, ये नीचे फिर से क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा ना। अब 2 मिनट के लिए ध्यान से देखें, अब मैं इसको एक ट्रिक में कन्वर्ट कर रहा हूँ। किसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, ट्रिक के अंदर। ट्रिक क्या है, अगर आपके पास रिएक्शन है डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 वाली, ठीक है, उसमें दोनों का ही डेल्टा एन जी 1 है, आप तो ऐसे ध्यान रखो, ठीक। तो डेल्टा एन जी 1 में दो तरह की रिएक्शन बन सकती है, एक A गोज टू B प्लस C, उसके लिए जो Kp बनेगा वो बनेगा सिंपल एक्स स्क्वायर P, फिर से हम P लिखना भूल गए, ठीक, अपॉन A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर रिएक्शन इस टाइप की A गोज टू 2B तो फिर उसके लिए Kp किसके इक्वल बनेगा, एक 4 का मल्टीपल और आ जाएगा, तो 4x स्क्वायर P अपॉन A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप ऐसे कैसे ना अपनी कॉपी में हाईलाइट करके छोड़ दें, याद आपको भी नहीं रखना है, याद तो ये यूज करते करते अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, मैं इसको याद क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम केसेस में आपको ये रिएक्शंस मिला करेंगे इसी पैटर्न की। एक 2 में जा रहा होगा अलग अलग, या एक सिंगल 2 में जा रहा होगा, मतलब जैसे बी के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं ना। तो वहां अगर आपको ये याद है तब इस प्रोसेस से बच जाओगे। जब लोग इस काम को कर रहे होंगे आप यहाँ से आंसर कैलकुलेट करके अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे होंगे। इसलिए ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपना टूल है और इस टूल को आप ध्यान रखें, सही है। चलिए, तो ये हुई अपने पास सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जिनके लिए क्या होता है, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होता है। आओ बढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस पे जिनके लिए डेल्टा एन जी क्या होता है, लेस देन 0 होता है। कॉपी कर लिया आपने, चलिए बहुत बढ़िया, कर लिया है। तब लिखे अपने थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जिनके लिए डेल्टा एन जी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। चलिए, इनके लिए कुछ स्पेशल नहीं है, वो तो वही प्रोसेस तो है जो अपने सीखा है, हमें वही करना है फॉलो, बस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बार बार एक ही प्रोसेस को आप बार बार रिपीट करोगे तो उसमें आपका परफेक्शन आता जाता है ना। तो बस वही काम हम कर रहे हैं। तो एक और रिएक्शन देखो, रिएक्शन इज N2 गैस plus 3H2 gas in equilibrium with 2NH3 gas। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। देखो आप यहाँ डेल्टा एन जी की वैल्यू आपको -2 नजर आ रही है, 2 - 4, ठीक। फिर से जैसे मैंने आपको सिखाया, यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, या तो दोनों रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो सकती है या फिर दोनों की अलग अलग हो सकती है। तो अभी हम एक ही केस लेकर चल रहे हैं, सेम वाला। जब अलग अलग होगी तो न्यूमेरिकल्स में डील कर लेंगे। तो मान लो इसके इनिशियल मोल्स हैं A, इसके इनिशियल मोल्स हैं A। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कई बार यहाँ कंसंट्रेशन देता है, तो जैसे आप मोल्स से डील कर रहे हो ना, सेम वैसे आप कंसंट्रेशन से भी डील कर सकते हो। हमने एक क्वेश्चन भी किया था अभी थोड़ी देर पहले, H2I2 वाला, है ना, वो Z वाला, सॉरी। तो आप ये मत सोचें कि अगर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दिए तो उसको आप मोल्स में बदले, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम आगे चल के प्रेशर को भी एज इट इज यूज़ करेंगे, वो भी देखेंगे कि हम कैसे यूज़ करते हैं, चिंता मत करो। बट यहाँ मोल्स दिए तो मोल्स और कंसंट्रेशन दिए तो आप डायरेक्ट कंसंट्रेशन को यूज कर सकते हो। चलिए, जब आपका सिस्टम आएगा इक्विलिब्रियम पर, तो मान लो N2 में से गए x मोल्स। अब ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट है। बताओ N2 के 1 मोल के लिए H2 कितनी काम में आती है, 3। तो जब यहाँ से N2 के x मोल्स जाएंगे तो H2 के कितने मोल्स काम में आएंगे, 3x। तो आप A माइनस लिखोगे 3x, सही है। 1 मोल से बनता है 2, बताओ x से कितना बनेगा, 2x मोल बनेगा। अब आप निकालें इक्विलिब्रियम के टोटल मोल्स, तो बताओ टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, this प्लस दिस प्लस दिस, तो ये बनेगा
2a माइनस 2x, या फिर 2 कॉमन कर लो तो a माइनस एक्स, है ना, a माइनस, तो देखो 2a माइनस 4x और प्लस 2x ऐड किया तो ये बन जाएगा। फर्दर अगर आप इन सबकी कॉन्सेंट्रेशन लिखो एट इक्विलिब्रियम, बताओ वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो a माइनस एक्स बाई वी, a माइनस 3x बाई वी, और ये बन जाएगा 2x बाई वी बनेगा। चलिए लिखें Kc, तो बताओ Kc का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 होल स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 3। रखें वैल्यूज, ये हो गया 2x बाई वी होल स्क्वायर अपॉन N2 की कॉन्सेंट्रेशन a माइनस एक्स बाई वी इंटू ये बन गया a माइनस 3x बाई वी होल क्यूब। देखो डिनोमिनेटर आएगा v टू द पावर 4, v स्क्वायर कैंसिल होगा, ऊपर v स्क्वायर आ जाएगा, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू a माइनस 3x होल क्यूब। देखें, समझें, भूल जाएं, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है। अगर आ जाए तो इस तरह से लिख लेना, कुछ याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना है, भूल जाने दो, जाने दो, जाने दो। इसी तरह अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे आप Kp लिखो, Kp, बताओ Kp क्या बनेगा। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे ना, जैसे मैंने आपको सिखाया, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, तो बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 क्या होगा, NH3 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर P और इसका होल स्क्वायर। सही है, टेक्निक सीखें, ये बहुत काम की चीजें जल्दी मूव करने के लिए। इसी तरह बताओ प्रेशर ऑफ N2 क्या होगा, N2 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर P, और इसी तरह H2 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर P होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे। मेन चीज क्या है, यहाँ पर जब Kp आप लिखोगे तो एक एक्सप्रेशन आएगा और साथ में 1 अपॉन पी स्क्वायर का टर्म बनेगा, तो जो वैल्यू आएगी वो आप लिख लेना। मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कोई मतलब ही नहीं इस चीज़ से। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दो, एक है ग्राफ्स और एक Kp और Kc की वैल्यू। यहाँ पर भी आप देखें, अगर आपने वॉल्यूम से डिवाइड नहीं किया, प्रेशर से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो आप Kp और Kc की गलत वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए, ये तो वह प्रोसेस। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है ग्राफ। तो अगर हम यहां पर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो बताओ अब N2 और H2 दोनों के इनिशियल मोल्स क्या हैं, सेम, तो दोनों का ग्राफ यहीं से शुरू होगा। ठीक है, अब आप ध्यान देना, मान लो ये ग्राफ है N2 के लिए, तो N2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी और इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट जाएगी। अब हमने से यहाँ पे देखा, अगर N2 के x मोल्स गए तो H2 के कितने मोल जा रहे हैं, 3x। यानी जब आप यहाँ पर H2 का ग्राफ बनाओगे तो उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा डिक्रीज होगी, क्योंकि अगर x मोल N2 जा रहा है तो 3x मोल H2 जा रहा है। कंसेंट्रेशन में डिक्रीज H2 के लिए क्या होगा, ज्यादा। तो ये जो व्हाइट वाला ग्राफ है ये N2 की कॉन्सेंट्रेशन को दिखा रहा है, और ये ग्राफ आपके H2 की कॉन्सेंट्रेशन को दिखा रहा है। NH3 तो प्रोडक्ट है, टाइम के साथ साथ बढ़ेगी और इक्विलिब्रियम पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये इसका कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है, रटने की जरूरत है नहीं, मैंने आपको समझा दिया है कि आप कैसे इस ग्राफ को प्लॉट करोगे। चलिए आप इसे कॉपी करें। इसके बाद मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जिसके अंदर आप मिस्टेक कर सकते हैं। कॉपी करें, डिस्कस करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम की चीज़, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई क्वेश्चन सॉल्व करवाने में ये आपकी बहुत मदद करने वाला है। देखें, आपने सीखा कि हमने रिएक्शंस पढ़ी, एक रिएक्शन में पढ़ी डेल्टा Ng इक्वल टू 0 वाली, है ना। उसके लिए हमने Kc का एक्सप्रेशन बनाया जो कि x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू a माइनस एक्स होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक, फिर हमने रिएक्शन पढ़ी डेल्टा Ng इक्वल टू 1 वाली। अच्छा, इसके लिए Kp भी यही बन रहा था। ठीक है, दूसरी एक्शन में पढ़ी डेल्टा Ng, इसके लिए 1 था, मतलब ग्रेटर देन 0 था। तो PCl5 वाली का एग्जांपल ले लें, तो उसके लिए Kc जो आपका बन रहा था वो बनेगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वी के जैसा कुछ नहीं, वो बन रहा था एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू वी। और जो Kp का एक्सप्रेशन आपको याद करवाया अभी भी, क्या बन रहा था, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी। सही है,
फिर आपने भी रिएक्शन पढ़ी जिनके लिए डेल्टा एन जी क्या है लेस देन 0, वहाँ आपने देखा कि वहाँ पर केसी का जो एक्सप्रेशन था उसमें एक टर्म आ रहा था और साथ में 1/v की कुछ पावर आ रही थी। तो सभी हमने देखा -2 था तो यहाँ पर 1/v² इंटू v² आ रहा था। और kp का एक्सप्रेशन जब आपने देखा तो यहाँ पर एक टर्म और 1/p² बन रहा था। सही है। तो अगर हम इन वैल्यूज को देखें तो बहुत ध्यान से देखो, डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 इन रिएक्शन के लिए kp और kc के टर्म्स में ना तो वॉल्यूम आ रहा है ना प्रेशर, मतलब यहाँ kp kc की वैल्यू प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है। तो kp एंड kc आर इंडिपेंडेंट ऑफ p एंड v। सही है। यहाँ पे आप देखें केसी, यहाँ दिख रहा है आपको केसी क्या है, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है और केपी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब अगर मैं इस वाली रिएक्शन में कंटेनर का वॉल्यूम डबल कर दूं, हाँ, तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। अगर मैं यहाँ पर प्रेशर को डबल कर दूं तो बताओ केपी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डबल। दिख रहा है ना। ऐसे यहाँ पर आओ, यहाँ देखो, यहाँ पर केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² एंड kp इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p²। यानी अगर आपने यहाँ वॉल्यूम डबल कर दिया तो kc की वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी, और अगर आपने यहाँ प्रेशर डबल कर दिया तो kp की वैल्यू 1/4 टाइम्स हो जाएगी ना। बिल्कुल सही। तो इस तरह से आप इन रिएक्शंस के लिए ये देख सकते हो कि kp और kc किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। तो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक बॉक्स बनाएं और इस बॉक्स को बनाकर ऐसे काट दें और यहां पर लिखें ऐसा नहीं होता है, ये सब मोह माया है। क्या है, मोह भी है और माया भी है जो आपसे गलती करवाएगी। आपको एक एक्सप्रेशन को देखकर लगेगा, बार बार आपकी दिल इच्छा होगी कि मैं ऐसा लिखूं कि देखो प्रेशर बढ़ाने पर केपी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाने पर केसी कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक गिवन रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मैंने आपको पॉइंट लिखवाया भी था जब मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखवाई थी। लेकिन ये बहुत जनरल टेंडेंसी है बच्चों की, स्टूडेंट्स की, जो उनको बोला जाए वो उसको गलत करते ही करते हैं। अभी भी देखना, आप ये आगे गलत करोगे, मैं आपको हेंस प्रूव्ड बोल के दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी हाल फिलहाल आप ध्यान रखें, ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़े ही सुंदर सुंदर अक्षरों में यहां पर आप लिखें, नोट डालकर कि द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पर केपी केसी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, क्वेश्चंस भी हम इसको काम में लेंगे। चलिए कॉपी करें, फिर हम करते हैं इनके ऊपर बेस्ड कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स और सीखते हैं अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे यहां पर पूछी जा सकती है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ और आपको मैं सिखाता हूं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को यहां पर अप्रोच। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम का ये जो आप पार्ट पढ़ रहे ना, केपी केसी कैलकुलेशन, यहाँ पे ऐसे कोई बहुत बड़ी थ्योरीज नहीं है, लेकिन छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो आपको अलग अलग क्वेश्चंस में यूज करने पड़ते हैं। आइए देखें क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ SO3, SO2 एंड O2 गैसेज इज मेंटेन्ड एट इक्विलिब्रियम इन 10 लीटर फ्लास्क एट अ टेम्परेचर। और केसी आपको इस रिएक्शन का दिया हुआ है 100, ठीक है, रिएक्शन दी हुई है, दो पार्ट करने हैं आपको। एट इक्विलिब्रियम इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3, तो सब कुछ इक्विलिब्रियम पे कह रहा है, एंड SO2 इन फ्लास्क आर सेम। तो आप क्या करो, पहले तो जो नॉर्मल हम काम करते हैं वो काम कर लो, 2SO2 प्लस O2 2SO3, है ना, गैस गैस है ही, सब दिख ही रहा है आपको। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 और SO2 सेम है। अच्छा, शुरुआत में क्या लिया है ये नहीं कहा है उसने कुछ भी। मिक्सचर ऑफ SO3, SO2 एंड O2 गैस इज मेंटेन्ड एट इक्विलिब्रियम in 10 liter flask at a temperature at which Kc for the reaction is this। ठीक है, एक चीज इसको यहाँ पे बतानी चाहिए थी कि आपने SO2 और O2 के मोल्स सेम लिए हैं या फिर नहीं लिए, तो चलो एक काम करते हैं, हम अलग अलग लेकर चल लेते हैं एक बार। तो इसके मोल्स A, इसके मोल्स B, सही है।
चलिए अब जब आप इक्विलिब्रियम पर आएंगे तो मान लो इसके में से गए x मोल्स, बहुत ध्यान से देखना, इसके 2 मोल के लिए 1 मोल काम में आएगा, 1 के लिए हाफ काम में आएगा, तो x के लिए कितना काम में आएगा, ये x/2। और SO3 2 मोल से 2 मोल बनता है, x से कितना बनेगा, x मोल ही बनेगा। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर अननोन्स ज़्यादा हो चुके हैं क्या, बिल्कुल हो चुके हैं। 3 अननोन है और इक्वेशन मेरे पास 2 ही फॉर्म हो रहे हैं। चलिए देखते हैं, नहीं होगा तो फिर इक्वल मोल्स मानकर ही हमें करना पड़ेगा। तो ये कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं इक्विलिब्रियम पर, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, बाई 10 और बाई 10। अब अगर मैं इस रिएक्शन के लिए Kc लिखूं, Kc, तो बताओ Kc क्या बनेगा, x/10 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये कितना बनेगा, a माइनस x/10 होल स्क्वायर इंटू b माइनस x/2/10। सही है ना। तो Kc की वैल्यू आपको यहां पर दी गई है 100। ठीक, अब एक चीज और दी उसने, इक्विलिब्रियम पर SO3 और SO2 के मोल्स क्या हो चुके हैं, सेम। तो देखो SO3 के मोल्स तो हैं x और SO2 के मोल्स कितने हैं, a माइनस x। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी a/2। तब आप देखें इसने हमें सेकंड इंफॉर्मेशन नहीं दी है, b कैसे निकाला जाए। अब आप काम करो, इस इक्वेशन में आपको इनिशियल मोल सेम ही मानकर चलने होंगे, वरना हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि और कोई डेटा मेरे पास है नहीं। a मानो, इसको भी b की जगह यहाँ पर आप लिखें a। अब आप देखो हम इस इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं, x के लिए आपने निकाल ली a/2, तो यहाँ पे रखो, तो ये बन जाएगा a/20 होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या बनेगा बताओ, x के लिए a/2 लिखोगे तो ये भी बनेगा a/20 होल स्क्वायर इंटू क्या बनेगा। अच्छा, इतना भी करने की जरूरत नहीं, तो और आसान हो गया। अभी देखो मेरे को एक और मेथड क्लिक किया है, बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप लिखो x की जगह a/2, तो ये बन जाएगा a/4, ये बनेगा 3a/4 यानी 3a/40। दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 100, है ना। तो आपको बताना क्या है, मोल्स ऑफ O2। तो ये ही मोल्स ऑफ O2 आपको निकालने हैं। तो देखो आप यहाँ से A की वैल्यू निकाल लो, है ना। A की वैल्यू निकाल लोगे तो यहाँ पर O2 के मोल्स कितने बचेंगे, 3a/4 कर सकते हो। लेकिन हम इतना करेंगे नहीं, आप तो छोड़ो, भाड़ में जाने दो। और आपको इस तरीके से करने के लिए आपको एक अजम्पशन भी लेना पड़ेगा। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, आपको कोई अजम्पशन ही नहीं लेना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्वेश्चन को करते करते अप्रोचेस क्लिक करती हैं। जैसे मेरे दिमाग में आया, तो एक तरीका तो यह है जो नॉर्मल हमने सीखा है। अब थोड़ा सा अलग चलते हैं। ये कह रहा है कि जब इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक, तो SO2 के मोल्स को बोल लो NSO2, O2 के मोल्स को बोल लो NO2 और SO3 के मोल्स को बोल लो NSO3। भाड़ में जाने दो इनिशियल मोल्स को, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से धीरे धीरे क्लिक करेगा, आपको देखना। आप अभी मैं समझाऊंगा ना, उससे आपको समझ में आएगा। बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, 100 है। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं तो क्या लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 होल स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 होल स्क्वायर क्या बनेगी, मोल्स ऑफ SO3/10 होल स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 क्या होगी, मोल्स ऑफ SO2/10 इसका भी स्क्वायर इंटू मोल्स ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम अपॉन 10, और ये वैल्यू 100 होनी चाहिए। अब केस नंबर 1 के हिसाब से, पार्ट 1 या पार्ट ए बोल लो, तो पार्ट ए में उसने बोला है कि SO3 और SO2 के इक्विलिब्रियम मोल्स सेम है। तो देखो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा 10 अपॉन मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 100। तो बताओ यहाँ से मोल्स ऑफ O2 कितने आ जाएंगे, 1/10। सही है। चलिए ये वो पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, बी वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि मोल्स ऑफ SO3 इन दिस फ्लास्क आर ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ SO2। तो देखो जैसे आप यहाँ पर ट्वाइस ऑफ मोल्स ऑफ SO2 लिखोगे, 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, ये और ये टर्म कैंसिल, इंटू 10 अपॉन मोल्स ऑफ O2, वो किसके इक्वल बन जाएंगे, 100। तो मोल्स ऑफ O2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 0.4। तो अब देखो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, ना इनिशियल मोल्स लेने पड़े ना फाइनल, क्योंकि सबकी कहानी उसने इक्विलिब्रियम पर दी हुई है। आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखो, इन दोनों पे तो रिलेट करना है, तो वैसे रिलेट हो रहे हैं,
क्या जरूरत आ रही है ए और ए माइनस एक्स कंसिडर करने की, समझ रहे हो। तो अलग अलग अप्रोच आपको डेवलप करनी होगी क्वेश्चंस को करते हुए, ये आप प्रैक्टिस से ही सीखोगे। इसलिए इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल आसान होंगे लेकिन जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स है बड़े इंपॉर्टेंट है। अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग वेरिएशन और अलग अलग अप्रोच आपको यूज करनी पड़ सकती है। चलिए जी, इसी बात पे मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर और उसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, एक और छोटा सा क्वेश्चन, इसे आप ट्राई करें, लेट्स सी आप इसे सॉल्व कर पाते हो या फिर नहीं। एक सेकंड, इस क्वेश्चन में एक वैल्यू मिसिंग है। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है कि 1 मोल N2 3 मोल H2 1 लीटर फ्लास्क में रखे गए हैं और इक्विलिब्रियम पर आपको कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बतानी है। टोटल प्रेशर 180 में इक्विलिब्रियम का और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 4/27। सही है। चलिए तो अब देखें, इस क्वेश्चन में छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। पहली चीज़, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, मैं इसे Kc लूँ या फिर Kp लूँ। ये तो 4/27 दिया हुआ है। गैसियस रिएक्शन में Kp Kc दोनों लिख सकते हैं, बताओ क्या लें। हाँ, क्योंकि देखो आपसे कंसंट्रेशन पूछी गई है NH3 की इक्विलिब्रियम पर, तो कंसंट्रेशन पूछी गई है तो आप इसे Kc लेकर चलो। कुछ नहीं दिया तो हम Kc मानकर चलेंगे। तो बस सिंपल हो चुका है क्वेश्चन। N2 गैस प्लस 3H2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3 गैस। ठीक है, तो देखिए N2 के मोल्स हो गए 1, इसके हो गए 3, तो 1 में से गया x, 3 में से जाएगा 3x और ये कितना बनेगा 2x। ठीक है, वॉल्यूम 1 है तो जितने मोल्स हो गए वही कंसंट्रेशन हो जाएगी। अगर आप इसके लिए Kc लिखोगे Kc, तो Kc क्या बनेगा 2x होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस 3x को 3 इंटू 1 माइनस एक्स का होल क्यूब लिख सकता हूँ और ये वैल्यू आएगी 4/27। दिख रहा है, ध्यान से देखना। 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 3 क्यूब से 27 कैंसिल हो गया। ऊपर बनेगा 4x स्क्वायर, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स होल 4 बनेगा 1 के इक्वल। अब आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड रूट ले सकते हो। जैसे दोनों साइड रूट लोगे तो बताओ ऊपर क्या बन जाएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचता है, मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी होगी। तो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, ये बनेगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ से आप x की वैल्यू सॉल्व कर लो, x आ जाएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम मिल जाएगी। तो वो काम आप कर लेना, कैलकुलेशन पार्ट है वो आपको करना पड़ेगा। सही है। चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये देखें, एक और क्वेश्चन जो आपको कुछ और तरीका सोचने को मजबूर करेगा। ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। चलिए देखें क्या इस क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दी हुई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको ये परेशान करेगा, कैलकुलेशंस थोड़ी है इसके अंदर, बट ठीक है, हमें कंसेप्ट सीखना है। ये कह रहा है आपके पास CO गैस है, उसके साथ आपने हाइड्रोजन गैस को मिक्स किया है और इक्विलिब्रियम पर ना ये मीथेनॉल बना रहा है। थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दें, वही कंफ्यूज करेगी आपको। 0.15 मोल तो CO लिया गया, डब्बे का वॉल्यूम है 2.5 लीटर, इज मेंटेन्ड एट 500 केल्विन अलोंग विद कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं है ना, उससे टेंशन मत लेना। चलिए कह रहा है हाइड्रोजन इज इंट्रोड्यूस्ड, अब इसके अंदर हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस की गई है, until the total pressure of the system is 8.2 atm at equilibrium। देखो इसने कितनी हाइड्रोजन दी मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ इसने A मोल हाइड्रोजन ऐड की होगी और इसको ऐड करने के बाद सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पर आया तो बताओ इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितना है, 8.2 atm है। ठीक है, चलिए इसको यूज कर लेंगे। और इक्विलिब्रियम पर मिथेनॉल कितना बना ये भी आपको बता दिया। तो आप देखो, मान लो इक्विलिब्रियम पर इसमें से गए होंगे x मोल्स, बताओ इसमें से कितने मोल्स जाएंगे, a माइनस 2x, और ये कितना बनेगा, x मोल बनेगा। एक चीज तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम पर जितना मिथेनॉल बना उसके मोल्स है 0.08, तो x की वैल्यू आपको 0.08 मोल मिल चुकी है। पार्ट नंबर 1 सही है। दूसरा, अब आपको a और ढूंढना है, x तो मिल ही चुका है, तो आप देखो इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल्स कितने हो चुके होंगे इन टर्म्स ऑफ a एंड x। तो दिस प्लस दिस है ना, तो कितना बनेगा, देखो 0.5 माइनस एक्स, ऐसे करते हैं, या तो x की वैल्यू बाद में रख लेंगे। चलो 0.5 माइनस एक्स तो बनेगा 0.5 प्लस a माइनस एक x से x तो कैंसिल हो जाएगा -2x।
बनेगा। ये आ गए टोटल मोल्स। x के लिए और रख दो तो ये हो गया 0.08 रखूंगा तो 0.16, 0.15 प्लस 0.16 0.31 प्लस a बन जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, आपको कंटेनर का वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है और आपको क्या पता है, इक्विलिब्रियम का टोटल प्रेशर पता है। तो आप PV इक्वल टू nRT लगा के टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो यूजिंग PV अपॉन RT। सो प्रेशर इज 8.2, वॉल्यूम इज 2.5, R की वैल्यू होती है 0.082 ले लेता हूँ कैलकुलेशन के लिए, और टेम्परेचर होता है 500। तो देखो 00 से ये बन जाएगा 8.2, 8.2 से गया 8.2, 2.5 अपॉन 5 ये वैल्यू बन जाएगी 0.5। तो अब देखो ये वैल्यू आपकी 0.5 आनी चाहिए ना। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो, 0.5 माइनस 0.31 तो वैल्यू आ जाएगी 0.19। यानी आपने हाइड्रोजन के जो मोल्स ऐड किए थे वो 0.19 थे। तब देखें क्या क्या बचा। इक्विलिब्रियम पर 0.15 में से x गया, 0.15 में से x यानी 0.08 गया, तो ये कितना बचेगा 0.07। a था 0.19, उसमें से गया 0.16, तो 0.19 में से 0.16 गया तो ये बचेगा 0.03, और ये तो 0.08 बन ही रहा है। सबके मोल्स आ गए। चलिए अब आपको निकालना है Kc। तो Kc का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3OH, तो 0.08 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2.5 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CO 0.07 अपॉन 2.5, वॉल्यूम से डिवाइड करना मत भूलना, और 0.03 अपॉन 2.5। इसको आप सॉल्व कर लो, 58.3 आपको अपने Kc की वैल्यू मिल जाएगी। और एक बार Kc आ गया, साथ में आपको Kp भी निकालना है ना, तो बताओ Kp इज इक्वल्स टू क्या होता है, Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng। एक सेकेंड मिस्टेक कर दी मैंने, ये स्क्वायर है, सिली मिस्टेक, ठीक है। स्क्वायर भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर RT के लिए क्या बनेगी -2, R पता है, T पता है, वैल्यू रख के आप यहाँ पर Kp भी सॉल्व कर सकते हो। तो कैलकुलेशन पार्ट में मत जाओ। हाँ, यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, लेकिन कंसेप्ट पे आप जाओ कि किस तरह से आप अलग अलग कंडीशंस के अंदर वैल्यूज को यूज करके x a निकाल सकते हो और फिर Kp Kc दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कर लेंगे, चलिए कर लेंगे। तो फिर से मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देखें, एक और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको सॉल्व करनी पड़ती है, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलो ट्राई करो, इसको भी डिस्कस करते हैं। तो देखें, सिंपल सा क्वेश्चन जो मैंने आपको सिखाया था ना, लिक्विड वाला, ये कह रहा है 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल है, तो C2H5OH लिक्विड है, उसके साथ आपने 1 मोल एसिटिक एसिड मिक्स किया है, ठीक है। तो CH3 कौन है आपका, COOH है लिक्विड, एंड 1 मोल ऑफ वाटर। तो देखो ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो इनसे क्या बनता है आपका एस्टर, CH3COOC2H5 लिक्विड, प्लस यहाँ पर साथ में क्या बनेगा H2 लिक्विड। उसने कह रहा है कि इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है, तीनों का 1 मोल लिया गया है। कह रहा है इक्विलिब्रियम पर 54.3% एसिड एस्टर में कन्वर्ट हो चुका है। तो 54.3 किसका, 1 का, तो 1 का 54.3% होता है 0.453, तो इसमें से 0.453 गया, तो देखो इसमें से भी 0.543 जाएगा, ये कितना बनेगा 0.543, और ये 1 तो पहले से था, इसमें 0.543 और ऐड हो जाएगा। अब काम की चीज क्या है कि इस रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को 1 नहीं लिख सकते हैं, सिखाया था ना, सबके सब लिक्विड्स हैं। तो जब आप इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे तो वो क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ दिस, तो कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, दिस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू ये कितना हो जाएगा 1.4543 अपॉन इसका वॉल्यूम जिस कंटेनर में भरा गया है। इधर 1 में से 0.543 गया तो ये कितना बचेगा 754, ठीक है। तो ये हो गया 0.457 अपॉन V इंटू 0.457 अपॉन V, और इस तरह से आप इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो ये थी आपकी अलग अलग वेराइटीज।
अलग अलग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी। सॉरी, तो आप केपी और केसी कैलकुलेट करते हो, उसके ऊपर बेस्ड ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम चलते हैं आगे और मैं आपको एक और बहुत ही काम का टूल सिखाता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस में आपके ये डायरेक्टली यूज आएगा, बहुत ध्यान से सीखना है ना। चलिए मैं बात करता हूं आपसे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, तो गैसेस के लिए अगर हम बात करें तो बताओ पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी। अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बताओ वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल्स के, होता है ना। तो आपने से यहाँ देखा, अभी आप आगे क्वेश्चंस भी देखोगे, केपी कैलकुलेट करने के लिए आपको मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं किसी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन लिखना चाहता हूं तो वो किसके इक्वल होता है, उस सब्सटेंस के मोल्स। मान लो एक मिक्सचर में ए है तो ए के मोल्स अपॉन क्या बनेगा, टोटल मोल्स। बोलो बनेगा ना। अब आप ध्यान से देखें, कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स है, तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर है तो आप एक टर्म और लिखोगे वॉल्यूम फ्रैक्शन। क्या लिखते हैं हम लोग, वॉल्यूम फ्रैक्शन। मान लो वही कंपोनेंट ए है तो उसको मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो सिंस कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर आप ऐसा देख लो, मोल्स ऑफ ए, प्रेशर टेम्परेचर सेम है ना, बताओ मोल्स ऑफ ए को मैं क्या लिख सकता हूं, पी इंटू वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन आर टी। बताओ टोटल मोल्स को क्या लिख सकता हूं, P इंटू टोटल वॉल्यूम अपॉन आर टी। देखो P बाई आर टी से P बाई आर टी गया, ये बन जाएगा VA अपॉन V टोटल, बन जाएगा ना। तो यहां से मैं एक बहुत काम की चीज प्रूव कर रहा हूं कि किसी भी गैसियस मिक्सचर में जो मोल फ्रैक्शन होता है किसी एक कंपोनेंट का, वो उसके वॉल्यूम फ्रैक्शन के भी बराबर होता है। जो मोल फ्रैक्शन होगा सेम वही क्या होगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन होगा। और ये टूल आपके बहुत काम में आने वाला है न्यूमेरिकल्स में। ऐसे कई क्वेश्चंस आपको वहां मिलेंगे जहां पर आपको गैसेस का वॉल्यूम फ्रैक्शन दे देगा। क्या दे देगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन दे देगा। तो अगर आपको वॉल्यूम फ्रैक्शन दिया है मतलब आपको मोल फ्रैक्शन पता है, या फिर रिवर्स, अगर आपको मोल फ्रैक्शन पता है तो आप वॉल्यूम फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो। कई बार वो आपसे परसेंट बोल देगा 20% बाय वॉल्यूम है। तो भाई 20% बाय वॉल्यूम है तो वॉल्यूम फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.2, जिसको आप मोल फ्रैक्शन के इक्वल लेकर चल सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ध्यान रखना, कई क्वेश्चंस में आपके काम में आएगा। कॉपी करो, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, परसेंटेज अगर आपको दी है तो उसको आप 100 से डिवाइड करके फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। हो गया, ये सब याद नहीं रखना है, याद रखना है ये, इसको हाईलाइट कर लेना लिख के कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर वॉल्यूम फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इक्वल होती है। चलिए जी देखें, ये रहा अपना एक सिंपल सा क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट जो मैंने आपको भी सिखाया कि इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 2 atm, ये रिएक्शन दी है, देन कैलकुलेट द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम। तो आपको वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालना है, मतलब आपको सिर्फ क्या निकालना है, Cl2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो कैसे करें, चलिए देखते हैं। टाइम t इक्वल टू 0 पर मुझे इसके मोल्स नहीं दिए, तो मान लो कुछ A मोल्स थे, ये होगा 0, ये होगा 0, ये 2 हटा देना, गलती से आ गया यहाँ पर। बताओ इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, A में से जाएगा X, ये बनेगा X और ये बनेगा X, बनेगा। जब Kc वगैरह कुछ नहीं दिया इस रिएक्शन का, हमें सिर्फ टोटल प्रेशर दिया गया है और आपको मोल वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है। कुछ तो मिसिंग लग रहा है मुझे इसके अंदर, चलिए देखते हैं। मिसिंग होगा तो वैल्यू चेक करके रखेंगे, अभी तो ट्राई करते हैं बिना इसकी कोशिश करने की। आप निकाल लो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स आपके हो जाएंगे A प्लस एक्स। सही है, आपको इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर दिया गया है 2 atm। क्योंकि मुझे टेम्परेचर भी नहीं पता है तो मैं PV इक्वल टू nRT भी नहीं लगा सकता हूं, है ना, और ना ही मुझे यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 पता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपकी Kc की वैल्यू मिसिंग है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम ठीक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं एक बार चेक करता हूं इसमें कुछ एरर तो नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर मिसिंग है वैल्यू मिसिंग है Kp की। आपको इस रिएक्शन के लिए Kp भी दिया हुआ है विच इज 0.2 atm। ठीक है, तो हमारे ऑपरेटर भाई साहब लिखना भूल गए इसलिए। तो ये आपका क्वेश्चन है,
टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पर 2 atm दिया है, ये आपके टोटल मोल्स आ गए। बताओ इस रिएक्शन के लिए अगर मैं Kp लिखूंगा तो Kp क्या बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3। चलिए अब हम टूल्स यूज करना शुरू करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या लिखूंगा, PCl3 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। और अब आप देखो क्योंकि इन दोनों गैसेस के मोल्स सेम हैं तो बताओ दोनों का पार्शियल प्रेशर भी क्या आएगा, सेम आएगा ना। इसको स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, डिवाइडेड बाय बताओ इसका पार्शियल प्रेशर क्या बनेगा, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर पी। तो जैसे आप यहाँ से Kp का एक्सप्रेशन लिखोगे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर पी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू 0.2 के इक्वल बन गई। ये प्रेशर भी आपको 2 atm दिया हुआ है तो देखो 2 से हो गया 2 कैंसिल, ये वाली बन गई 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 10x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया 11x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बताओ x की वैल्यू क्या बन जाएगी, a/√11 बनेगा। तो अब अगर x की वैल्यू a/√11 आ गई है तो आपको बताना क्या था, आपको वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ Cl2 बताना है। तो बताओ वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ Cl2 उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल ही हो जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 क्या होगा, x अपॉन a प्लस एक्स। तो Cl2 के मोल्स x की वैल्यू a/√11 अपॉन a प्लस a/√11। तो आंसर आपका आ जाएगा 1/1 प्लस √11। दिस विल बी द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ Cl2 गैस। कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में कई बार ऐसी लैंग्वेज मिलेगी जहां पर वॉल्यूम परसेंट या फिर वॉल्यूम फ्रैक्शन बोल देगा, उसको आपको सिर्फ मोल परसेंट या फिर मोल फ्रैक्शन के इक्वल लेकर चलना है। चलिए ये तो हुआ ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, क्योंकि हम अपने लेक्चर को यहीं पे आज समाप्त करने जा रहे हैं। आज मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल पार्ट सिखाए हैं। मैंने आपको सिखाया कि कैसे हम एक गिवन रिएक्शन के लिए Kp और Kc कैलकुलेट करते हैं। अब आपको जो DP मिली हुई है उसको आप बड़े तमीज़ से सॉल्व करें, है ना। सारे क्वेश्चंस को आप देखें, आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और एक ये पार्ट ये आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। नेक्स्ट क्लास हम मिलते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, आपको क्लिक कर गया, मतलब अभी तक आपने जो पढ़ा है वो आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। ध्यान से सॉल्व करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और फिर हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।